ये है कि अगर पेपर याद भी आ जाए ना, तो मैं इसे ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ, मेरे हाथ डायरेक्टली कांप रहे होते हैं। और अगर कोई मुझे कुछ भी कह दे तो मैं घंटों घंटों सोच रही होती हूँ क्यों उसने कहा। कोई मुझे ब्लॉक कर दे मैं घंटों तब भी सोच रही होती हूँ। इवन मेरी कोई गलती नहीं होती तब भी ऐसे हो रहा होता है मेरे साथ। और घंटों घंटों मैं कह रही थी क्यों किया, कैसे नहीं, इसे नहीं करना चाहिए था, ये वो। इसके अलावा अगर फ्यूचर में कुछ होने वाला हो, जैसे कुछ हो कि मुझे आज मालूम होता है कि मुझे ना ये डिसीजन लेना है, तो फिर उसमें मैं इतना ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ। ओवर थिंकिंग से फिर मुझे ना एनजाइटी बहुत ज्यादा होती है कि पता नहीं ये हम्म। होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत। अच्छा, इसमें ओवर थिंकिंग पे जब उन्होंने कहा ना कि आप ओवर थिंकिंग पे दे, एक ही टॉपिक आया तो मैंने इसको पिक कर लिया। एक ही सजेशन आई थी ग्रुप में कि किस पे देना चाहिए, तो जब इस पे आई तो मुझे कई दफा चीजें जहन में नहीं आ रही होती ना, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वाकई ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आदत है जो सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बुनियाद बनती है। चीजें यहीं से स्टार्ट होना शुरू होती हैं। तो क्यों ना अगर हम इसको फिक्स कर लें तो हम फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी बातों को, साइकोलॉजिकल इश्यूज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, पहले इश्यूज आते हैं, डिसऑर्डर्स बाद में आते हैं जो हम डायग्नोज करते हैं अपने DSM-5 के मैनुअल के मुताबिक, डायग्नोज जो होते हैं, फिर वो ट्रीट होते हैं। वहां तक, उस लेवल तक पहुंचने से पहले जो है ना, क्यों ना हम चीजों को पहले स्टेप पे रिजॉल्व कर लें। तो बेसिकली जो मेरा मकसद होता है ना इन सेशंस के साथ, ये फ्री वेबिनार्स के साथ, ये अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। बहुत सारी चीजें आपकी अवेयरनेस में आ जाएं, आप वहां से उनको छोटे छोटे स्टेप्स लो और उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, मेरा हाल है इसमें, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। मेरा मेरा इंट्रोडक्शन तो सबको है ही है। बहरहाल मैं एक ज्यादा मेरा काम जो है वो NLP के ऊपर है और BNLP के ऊपर है और हिप्नोथेरेपी के ऊपर है, जो जो मैं जिन लेवल्स पे काम कर रही हूँ। तो वालेकुम अस्सलाम। इन लाइंस के ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि अवेयरनेस देने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेल्फ हेल्प के साथ भी ठीक हो जाती हैं। जब बहुत ज्यादा इश्यूज आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, बचपन के चले गए हैं, वो ठीक है, वो आप नहीं हैंडल कर पाते, लेकिन बहुत सारी चीजें सेल्फ हेल्प के साथ आप कर लेते हैं ठीक। तो क्यों ना इतनी अवेयरनेस दे दी जाए कि आप सेल्फ हेल्प के साथ चीजों को ठीक कर लें। आवाज किसको नहीं आ रही? आ गई, अच्छा ठीक है, आ गई है। सही। तो मैं इस पे फिर मैंने सोचा कि ये चीज जो है ना, ये मुझे जरूर करवानी चाहिए आपको। इस पे अब मेरा मकसद तो अवेयरनेस ही है, और मैं आपको छोटी सी कुछ टेक्निक्स, टिप्स बता दूंगी कि आप किस तरह से अपना ओवर थिंकिंग को किस तरह से रोक सकते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट? इज दिस यू रीप्ले कॉन्वर्सेशंस अगेन एंड अगेन। किसी से बात हो गई, फिर वो आपके दिमाग में चलती रही, ठीक है, बार बार वही बातें आप सोचते रहे। एक सिचुएशन इसकी ये होती है कि आपको कोई बात हो गई थी और वो आप बार बार वही सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, रिप्ले कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट इज यू इमेजिन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा, इसको मैं इसको मैं इतना बुरा भी नहीं लेती। इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई बहुत ही बुरी सूरत हाल आपने पहले से इमेजिन कर ली कि ऐसा ही होगा। कई दफा हमें टेक्निकली और क्लिनिकली इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हमें क्लाइंट को ऐसी चीज दिखानी होती है कि देखो इतना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। वो सोचेगा हाँ, इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है। और जब वो नहीं होता ना, उससे कम बुरा होता है, तो फिर वो उस पे शुक्र अदा करता है कि शुक्र है मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ, इससे कम बुरा हुआ है और मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ये है क्लिनिकली हम करवा रहे होते हैं इसको। वैसे जो है वो आपका अगर जहन वर्स्ट सिनेरियो हमेशा सोच रहा है ना, तो वो हमेशा बहुत बुरी बुरी सूरत हाल आप सोचते रहें, तो वो आप उस सूरत हाल को समझे इनविटेशन दे रहे हैं, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ऐसी सूरत हाल को।
इसलिए इस चीज को भी हमें रोकना होता है। एंड योर माइंड डजेंट स्विच ऑफ एट नाइट, ये सबसे इसके जो ओवर थिंकिंग की जो सबसे गलत बात है ना, सबसे पेनफुल बात है, कि रात को भी दिमाग जो है ना वो सो नहीं रहा आपका, वो जाग रहा है। जिंदगी जो होती है ना, मैं आपको एक बहुत सादा सा असूल बताऊं, कि जिंदगी वो होती है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं, और जो आप फील कर रहे होते हैं। अगर आपको ये एक पॉइंट समझ, छोटा पॉइंट तो नहीं है, बहरहाल अगर ये पॉइंट आपको समझ आ जाता है ना, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो रैंडमली नहीं हो रही होती, वो आउट ऑफ नथिंग नहीं हो रही होती। आप कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, या आप ऐसे वर्ड्स बोल रहे होते हैं, या आप उन फीलिंग्स या उन इमोशंस के अंदर होते हैं। लाइफ कभी भी सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं होती जो हो रहे होते हैं, रैंडमली हो रहे होते हैं। अब ये बात जो है ना, मैं अक्सर इमोशंस की जब बात कर रही होती हूँ ना, तो और फिर वही बात आ जाती है कि इमोशंस में बहुत पावर एनर्जी होती है। अपने इमोशंस को पहचाने, उनको उनको अवेयरनेस के लेवल पे लेकर आए, ताकि आपको पता चले आप सोच क्या रहे हैं, आपके मुंह से वर्ड्स क्या निकल रहे हैं। अगर आप अपने रोज बोले जाने वाले वर्ड्स को ही एनालिसिस कर लेना, तो आपको पता चलेगा आप सारा दिन में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं जो नहीं हुई होती, ना होती हैं, लेकिन आप सोच रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि ये हो जाएगा। इवन बच्चों को भी रोक रहे होते हैं ना, ना करो, ना भागो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। इस तरह के इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे होते हैं, बच्चों को भागने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना करो, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। अ वर्स्ट केस सिनारियो आपने पहले ही सोच लिया, और फिर उसको वर्ड्स की सूरत में बोल भी दिया, उसको रखा भी नहीं अंदर, कह भी दिया। पहले सिर्फ सोचने तक था, उसके बाद जब आप वर्ड्स किसी चीज को दे देते हैं ना, तो आप उसको मजीद एनर्जी, उसको उसको आप कर देते हैं, स्ट्रक्चर कर देते हैं अपनी सोच को। और ये फिर हमारे उस फिर वहां पे स्पीकिंग के बाद फीलिंग्स आ जाती हैं, क्या बहुत बुरा फील करते हैं जब आप ऐसी ऐसी कोई बात, और सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगती, शायद उस पर भी असर होता है। एनर्जी, साउंड इज अगेन एन एनर्जी, वेव्स की शक्ल में सफर कर रही होती है, उसको जाके उसने उसकी एनर्जी में, उसकी एनर्जी फील्ड में वो वर्ड्स एंटर हुए, तो वो चीज उसको भी इफेक्ट करेगी। तो ना सिर्फ बुरा सोच रहे होते हैं, बल्कि बोल भी रहे होते हैं। अभी अभी कल से आप जरा आप अपने सारा दिन बोले जाने वाले सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा, अपने वर्ड्स पे गौर कीजिएगा कि आप क्या क्या वर्ड्स बोल रहे होते हैं। ठीक है। एंड व्हाट इज ओवर थिंकिंग? अभी मैंने 3 सेंटेंसेस, अब 3 चीजें बताई। अच्छा, इसको हम 2 चीजों में अब डिवाइड कर लेते हैं आगे से। एक है र्यूमिनेशन, ये है कि थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जो चीजें गुजर गई हैं ना वो रिप्ले कर रहे हैं माइंड में बार बार, ये पास्ट है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, डिप्रेशन की फीलिंग्स की तरफ जाएंगे आप, जब आप पास्ट की चीजों को बार बार सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ये रिप्ले हो रहे हैं चीजें बार बार, वो इवेंट्स रिप्ले हो रहे होते हैं। और इसकी दूसरी फॉर्म होती है वरी, ये होता है फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर फ्यूचर क्या है कि अभी हुआ नहीं है, और आप उसको पहले से ही सोच रहे हैं। एग्जाइटी का वर्ड आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। एग्जाइटी क्या होती है? एग्जाइटी इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। डिप्रेशन और एग्जाइटी में हमेशा फर्क होता है। अब लोग इसको इकट्ठा बोल रहे होते हैं, मुझे डिप्रेशन और एग्जाइटी हो गया है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। डिप्रेशन पास्ट में रहने को कहते हैं, और एग्जाइटी उसमें रहने को जो अभी हुआ ही नहीं, आप उसी के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। और अभी इसकी ओवर थिंकिंग की ये दोनों मिसालें हैं, कि या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो सिनेरियो सोच रहे हैं जो अभी वाकया ही नहीं हुआ, जो अभी वजूद में ही नहीं आया। सो ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपके माइंड में चल रही होती है। प्लीज लाइंस, कौन लगा रहा है? ना लगाएं। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ओवर थिंकिंग करके आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर हाँ सकते। खा लो। प्रॉब्लम सॉल्व
माइक ऑफ कर दीजिए अपने। अलीन का भी माइक ऑन है, कश्यप का भी माइक ऑन है, शुएब रजा का भी माइक ऑन है, और मिनी कौन है, इनका भी माइक ऑन है। माइक्स ऑफ करते हैं, ठीक है? फिर वो बाकी डिस्टर्ब होते हैं ना। अच्छा, ओवर थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। ओवर थिंकिंग को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इससे मैं आपको दो चीजें बताऊंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग को डाइवर्ट कर लेंगे अपनी। और आपका एक एक चीज जो जो मैं और आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, मैंने पिछले अपने वेबिनार्स में भी ये चीज जो है ना, वो हमेशा ये बताई है कि अपने माइंड को की पावर को यूज करना सीखें। आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, ऑटो पे लगा हुआ है, इसलिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, ये आपको नहीं पता, ठीक है? जब जैसे ही आप ये टेक्निक्स, ये चीजें सीख लेते हैं कि मैंने अपने माइंड को किस तरह से खुद कंट्रोल करना है, तो फिर आप उसको बहुत सारे प्रोडक्टिव ऑर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी बात मानेगा, फिर वो वही करेगा जो आप उसे ऑर्डर करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, जो ब्रेन ऑटो पे चल रहा है, जो आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो चीजें आपने सीख ली या किसी ने सिखा दी या कहीं से सुन ली या किसी ने बता दी, वो प्रोग्राम हो गई और उस पे आप ऑटो पे लगे हुए हैं और आप चलते जा रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये हर बंदा कर सकता है। इसके लिए कोई आपको थेरेपी सेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अवेयरनेस चाहिए। और मेरा ये वेबिनार्स करने के मैंने भी काफी टाइम के बाद किया, वरना मैं पहले कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। तो इंशाल्लाह अभी दोबारा चीजें जब मेरी अलाइन ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह अवेयरनेस के ये वेबिनार्स ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। कम से कम महीने में या 15 दिन में एक हो जाया करे। तो इसमें मैं आपको ऐसे ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स बता दूंगी कि आप अपनी चीजों को खुद सॉल्व कर सकें, खुद उनको ठीक कर सकें। आपको किसी थेरेपी सेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यस, थेरेपी इज एक्सपेंसिव, महंगी होती है, आप के लिए मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना। तो क्यों ना फिर उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए जो आपको फ्री में मिल रहे हैं। आप वहां से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अभी मुझे ग्रुप में एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर करनी है। उन्होंने बहुत सारी चीजें खुद अपनी जिंदगी में ठीक की थी, मुझे बहुत खुशी है। मैं इंशाल्लाह वो उनकी स्टोरी शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर। द ओवर थिंकिंग साइकिल, अच्छा वो बात मेरी वहीं रह गई है कि ब्रेन के दो मोड्स होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड मोड और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड मोड। आप इन दोनों में से किसी एक मोड को ऑन करके ना अपनी जिंदगी की चीजों को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसकी मैं कुछ अभी आपको इन द एंड आपको ना अफर्मेशंस बताऊंगी। उस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ओवर थिंकिंग का साइकिल क्या होता है? सबसे पहले कोई सिचुएशन आई, कुछ भी हुआ, ओवर थिंकिंग का साइकिल ट्रिगर हो गया। अच्छा, उसके बाद थॉट्स आना शुरू हो गए। अगर मुझसे ना हो सका तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझसे काम खराब हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, मुझसे तो पहले भी कभी कोई काम ठीक से नहीं हुआ, अगर ये भी खराब हो गया तो मेरा तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तक के वर्ड्स हम सोच लेते हैं। मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। और फिर जब ये थॉट्स की लूप चलना शुरू होती है तो फिर इमोशन पीछे नहीं रहते, वो भी जाग जाते हैं। अब इमोशंस क्या आ रहे हैं? एंजाइटी के, फियर के, टेंशन के, ये इमोशंस जो है वो बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ये एग्जाइटी को और ऊपर लेकर जाना शुरू हो जाते हैं। और जब आप एग्जाइटी में चले जाते हैं तो फिर तो समझे गाड़ी स्टार्ट हो गई ना। अब तो वो मोर और थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, हर चीज ही खराब हो जाएगी, मुझसे तो कोई चीज ठीक ही नहीं होगी। और फिर ये लूप चलता रहता है, चलता रहता है। सिचुएशन ट्रिगर होगी, थॉट्स आएंगे, इमोशंस जागेंगे और फिर एग्जाइटी का लेवल ऊपर जाएगा और आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेंगे और फिर आप थक जाएंगे। एग्जाम्पल आप अपनी जिंदगी में खुद से भी सोच सकते हैं। कोई छोटी सी गलती हो गई और
मेरे साथ हमेशा, आपने कहा मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, मैं हमेशा चीजों को यूं ही खराब कर देता हूँ। फिर आपको शेम और एग्जाइटी के इमोशंस जागना शुरू हो जाएंगे। और मेरे बॉस को तो मुझसे वाकई में नफरत है, या वो मेरे बारे में जो भी सोचता है वो सही सोचता है। और उसके बाद रात को जब ये चीजें रिप्ले होंगी ना आपके माइंड में, तो फिर नींद गायब हो जाएगी। अब ये ऑफिस की सिचुएशन नहीं हो सकती, ये घर की भी हो सकती है, ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल की भी हो सकती है, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है ये सिचुएशन। सो ये एक मैं बता रही हूँ कि ये एक लूप कैसे चल रही होती है। हम ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे होते हैं? रूट कॉजेस क्या होते हैं इसके, कि नीड ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन को हमने कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ना, हमें पता नहीं होता सिचुएशन, अनसर्टेन होती है, अनक्लियर होती है सिचुएशन, हमें पता नहीं होता। तो हम खुद से एजम्पशन कर रहे होते हैं, हमें चीजें नजर नहीं आ रही होती, तो हम वो गैप खुद से फिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा, वो गैप्स हम ना खुद से फिल कर रहे होते हैं। एंड देन इज इमोशनल सप्रेशन, अनसप्रेस्ड इमोशंस टर्न इनटू थॉट्स। ये चीज मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, जो बात आपने उस वक्त नहीं कही, जो आप कहना चाह रहे थे और किसी वजह से आपने नहीं कही, तो फिर वो बाद में रात में आपको याद आती रहेगी, ये मुझे ऐसे कहना चाहिए था, उसको मैंने ये नहीं कहा, मुझसे मैं कह नहीं पाता या मुझसे हो नहीं पाता। और फिर वो थॉट्स जो हैं वो एक तो ना सिर्फ उस इमोशन को सप्रेस कर देंगे, और बल्कि ओवर थिंकिंग को भी ट्रिगर कर देंगे। अच्छा, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करें, इस पे इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको सही तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करने आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्कूल लेवल्स पे भी हम हमेशा आईक्यू पे देते हैं, बच्चे का आईक्यू कितना है, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है। और इसी पे हमेशा खुश होते रहते हैं कि भाई मेरे बच्चे का तो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और मेरा आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है, मेरा तो अबव एवरेज आईक्यू लेवल है। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज ने, रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि आईक्यू जितना भी हो, आपका ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। आईक्यू कैन बी इनहेरिटेड, या बाय बर्थ, या गॉड गिफ्टेड हो सकता है आईक्यू, लेकिन ईक्यू आप हमेशा सीखते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा सीखी जाती है, ये बाय बर्थ नहीं होती, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होती, ये एक ऐसी स्किल है, मैं इसे कहूंगी ये सर्वाइविंग स्किल है, ये आपको सीखनी पड़ती है। अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो बहुत ज्यादा ब्लंट भी ना हो, किसी बदतमीजी में भी ना आए, और वो सप्रेशन की तरफ भी ना जाए। इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस करनी पड़ती है, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्कूल सिस्टम में कहीं नहीं सिखाई जाती। आपको प्रोफेशनली किस तरह कम्युनिकेट करना है, आपको पर्सनल लेवल पे किस तरह कम्युनिकेट करना है, पेरेंट्स के साथ किस तरह करना है, बच्चों के साथ किस तरह करना है, फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ किस तरह करना है, ये सारी कम्युनिकेशन लेवल्स आप चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, ये खुद से नहीं आती। और जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, तो वो डेफिनेटली उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें काम कर रही होती है। आपका आईक्यू पीछे रह जाता है, और आपका ईक्यू जो होता है वो हमेशा एवरीडे लाइफ में 24 आवर्स आपके साथ काम कर रहा होता है। और ये रिसर्च ने ये भी बात साबित की है कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल जो है वो एवरेज होता है, लेकिन वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं। और ये मिसाल आप अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने वर्क प्लेस पे देखेंगे, या अपने घरों में भी देखेंगे, तो ये मिसाल आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं कि कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल और मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से बात करना उनको आती है। अब वो उन्होंने कहीं से सीखी थी या नेचुरली उनके अंदर आ गई, ये एक अलग लंबी कहानी होती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने, उनके अंदर ये स्किल कहीं ना कहीं से आ गई कि उन्होंने बहुत अच्छे से बात करना सीख लिया। वो एक्सप्रेस भी कर देते हैं बात को, और अगले को वो बुरा भी नहीं लगता।
वो अपना गुस्से का इजहार भी कर देते हैं, वो अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देते हैं, और अगला बंदा सुन लेता है और ऑफेंड भी नहीं होता। और कुछ लोग अपना जेन्युइन इमोशन भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। So communication skills are very important. Intelligence is Emotional intelligence is also very important. ओके, माइंड बॉडी कनेक्शन। अब यहाँ पे अगेन माइंड बॉडी कनेक्शन के बगैर तो कोई बात हो ही नहीं ना सकती। ओवर थिंकिंग इज नॉट जस्ट मेंटल, आपकी बॉडी में मौजूद होती है। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा हर चीज, माइंड जो होता है ना, जो जिसको ज्यादा देर तक वो संभाल नहीं पाता, वो क्या कर रहा होता है, वो उसको माइंड की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है, सॉरी बॉडी की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है। वो इतना अरसा जो है ना, वो उसको संभाल नहीं पाता, तो बॉडी की तरफ उसको डेफिनेटली वो शिफ्ट करेगा। फिर आपको सिम्टम्स आती हैं, नींद आपकी खराब होने लगती है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो सकते हैं, या कोई घुटन की या तंगी की फीलिंग्स, कुछ भी, कोई भी रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। आपका जब नींद में क्या होगा, जब थॉट्स चल रहे होंगे ना, तो आप डीप स्लीप में नहीं जाते हो, गहरी नींद में नहीं जाते हो। और अगर आप चले भी जाए ना, तो अब जब सुबह उठते हैं ना, तो आप इतने रिफ्रेशिंग नहीं होते। एक तो आप सुबह उठने में टाइम लगा रहे होते हैं, आपको टाइम लगता है सुबह उठने में। और दूसरा, जब आप उठते हैं ना, तो आप इतना फ्रेश नहीं फील कर रहे होते। ये आपकी अनफ्रेश नींद की निशानी होती है। आप हर डीप स्लीप में जाते हैं या नहीं, ये तो एक अलग वो तो आपकी स्लीप एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है कि आप डीप स्लीप में थे या रैम स्लीप में थे। हमारी स्लीप के ना 4 लेवल्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे पुरसकून लेवल होता है ना, वो आपका थीटा स्लीप लेवल होता है, जिसमें बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, उसमें आपको ख्वाब नहीं आते। और जिसमें ख्वाब आ रहे होते हैं, वो आपका सेकंड स्टेज होता है स्लीप का। तो सबाहत ने ज्वाइन कर लिया, सबाहत हमने तो शुरू कर लिया हुआ था। ओके, एनर्जी लेवल, जब आपका मेंटल फटीग, जहन थकना शुरू हो जाता है, ड्रेन होना शुरू हो जाता है, और आप फिजिकली भी थके थके से रहते हैं। और आपके डाइजेशन में बहुत, हाँ, ब्रेन का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आपके गट के साथ। गट ब्रेन कनेक्शन जो होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा स्ट्रेस से। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा असर आता है इसके ऊपर, गट सिस्टम पे। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स आएंगे आपको, और कभी बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे, और कभी शट डाउन मोड में चले जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, और बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और आप क्या करेंगे कि नर्वस सिस्टम आपको डिफेंड, आपको सेव कर, नर्वस सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं होता, उसको कभी दुश्मन मत समझिएगा, वो हमेशा हमें सेव करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको बस एक ही तरीका आता है कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दें, बॉडी सेव हो जाएगी। उसको यही पता है बस। वो बेचारा तो अपना काम करेगा, उससे एग्जाइटी बढ़ जाएगी, ये उसको नहीं पता है। वो एग्जाइटी इसलिए बढ़ा रहा है कि इसको कुछ कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको फिक्स कर लो। तो अब ये चीजें तो आपको देखनी है ना, कि आपने नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, आई एम सेफ, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। डेंजर, हमारा नर्वस सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ था, जब हम केव्स में रहते थे ना, तो वो उसको सर्वाइवल मोड में जिंदा रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो नर्वस सिस्टम जब तक सेफ फील नहीं करता, वो रिलैक्स नहीं होता। जब आप उसको सेफ्टी के सिग्नल्स दे देते हो ना, तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? पैटर्न को इंटरप्ट करना सीखें। एक पैटर्न चल रहा है, और अगर, हाँ, ज्यादातर जो ये ना रात में चल रहा होता है, रात में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। दिन में भी होती रहती है, लेकिन दिन में चूंकि आपके पास टाइम होता है ना, तो आप फिर भी उसको किसी न किसी तरह
डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं तो फिर तो कोई काम भी नहीं होता, फिर तो जहन के पास टाइम ही टाइम है, सोचने के लिए पूरी रात पड़ी हुई है, उसको कोई जल्दी भी नहीं है, तो वो लूप जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है। आप पैटर्न्स को इंटरप्ट कैसे कर सकते हैं? आप, मैंने जैसे कि पहले बताया, आप माइंड को सिग्नल्स दे सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है, आप उसे कहें, इंटरनली कहें कि स्टॉप, स्टॉप इट नाउ। आपको पैटर्न टूट जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बहरहाल ये पैटर्न टूट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे जब आप उसको स्टॉप कहेंगे ना। और जब आप उसको स्टॉप कहेंगे तो उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने अपनी जो फोकस है ना वो अपनी बॉडी पे लेकर आना है। अपनी बॉडी को फील करें, पूरी बॉडी को फील करना शुरू करें। अपने ब्रेथ को फील करें, सांस कैसे ले रहे हैं, आपका सांस जो है वो किस तरह से चल रहा है, उसके ऊपर फोकस। सिर्फ स्टॉप करके छोड़ नहीं देना, फिर वो अटेंशन को डाइवर्ट भी तो करना है, कहीं और भी तो लेकर आना है। तो वो जितना भी आपका फोकस है ना, अपनी फुल बॉडी के ऊपर लेकर आए, अपने हैंड, अपने हाथ, अपने पाँव, अपना अपना अपनी चेस्ट, शोल्डर्स, अपनी लेग्स, हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन फील करना शुरू करें। एंड ये चीज जो होती है ना, ये न्यूरल पाथवेज को डिसरप्ट करेगी, और आपका वो जो थिंकिंग का पैटर्न है ना वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। जब आप बार बार ये करते रहेंगे ना, तो फिर आपका आपका माइंड सीख लेगा लूप को तोड़ना। वो ऑटो पे नहीं लगी रहेंगी, उसका कंट्रोल आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेक्निक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको जाहिर है वही सिखाऊंगी जो इजी है करना, ताकि वो आप आसानी से कर सकें। अब ये वाली जो पहली वाली है ना, ये बहुत इफेक्टिव है। ये जो मैंने अभी ये वाली बताई, पैटर्न इंटरप्ट, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें अपने सबसे पहले स्टॉप कहना है, लेकिन स्टॉप कहने के बाद वहां उसको छोड़ नहीं देना। अपनी अटेंशन को, अपने फोकस को अपनी बॉडी के ऊपर लेकर आना है। और इसमें अगर आप एक चीज और शामिल कर लें कि थोड़ा सा फोकस ब्रीदिंग के ऊपर लें, ब्रीदिंग को कॉन्शियस कर लें। ऑटो पे लगी होती है, सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा होता है। आप क्या करें कि थोड़े से लॉन्ग ब्रेथ्स लेना शुरू कर दें, और उसको फोकस करें कैसे सांस अंदर जा रहा है, थोड़ी देर आप होल्ड कर रहे हैं और फिर आप बाहर निकाल रहे हैं। किस दिन मैं ब्रीदिंग के ऊपर भी करूंगी। ब्रीदिंग इज नॉट अ ऑर्डिनरी थिंग, मामूली चीज नहीं है ब्रीदिंग। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी। इतनी देर जरा आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, कैसा सांस चल रहा है आपका। जो भी आप सांस ले रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। यानी कि सांस थोड़ा सा लिया, अंदर किया, फिर उसको बाहर निकाल दिया। ना पूरा सांस अंदर लेके जा रहे हैं, ना पूरा सांस बाहर निकाल रहे हैं। जितना ले रहे हैं उसका आधा बाहर निकाल रहे हैं, बाकी अंदर होल्ड कर रहे हैं। अब इसके भी नुकसानात होते हैं, जो सांस आप अंदर होल्ड करते हैं और पूरा बाहर नहीं निकालते। चलें, सारा दिन 24 आवर्स में चलता रहता है, लेकिन दिन में कोई एक टाइम ऐसा होना चाहिए जहां पर आप डीप ब्रीथिंग करें। गहरे सांस लेने के बाद सारा सांस बाहर निकालें, सारा का सारा, यहाँ तक कि सांस बाहर निकालते निकालते आपको लगे कि हाँ अब मेरे अंदर कोई सांस, कोई हवा बाकी नहीं रही। ये टेक्निक आपकी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। लेकिन खैर, हम अभी आज ब्रीदिंग पे जो है ना वो इतनी बात कर नहीं रहे। बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लें, ये काफी है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निक क्या है? थॉट से डिस्टेंस करना सीखें। थॉट्स आप नहीं हैं, वो थॉट्स हैं, वो ख्यालात हैं, वो आप नहीं हैं। ठीक है,
आप क्या कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं ही मेरे ख्यालात हूँ। नहीं, ख्यालात और चीज होती है, वो एक अलग रियलिटी है और आप एक अलग हैं, वो आपके माइंड में चल रहे हैं। अब आप अपने थॉट्स को ना इस तरह भी समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आसमान पे आसमान और बादल अलग अलग चीजें होती हैं। और बादल आसमान पर से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरह आप थॉट्स को देखें कि ये एक डिस्टेंट रियलिटी है, अलग चीज है। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आई एम अ फेलियर, लेकिन असल इसमें चीज जो आपने सोचनी है, आई एम हैविंग अ थॉट, मुझे ये बात, मुझे लग रहा है, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि शायद मैं फेल हो जाऊं। ये ख्याल का वर्ड अपने उसमें जुमले में ऐड करें, तो फिर आपका माइंड जानेगा कि ये थॉट आप नहीं है, आप की अलग रियलिटी है, थॉट्स की अलग रियलिटी है। थॉट्स एक आने जाने वाली चीज है, आकर गुजर जाते हैं, जैसे बादल आसमान पर आते हैं और गुजर जाते हैं। जब आप थॉट्स के साथ डिस्टेंट हो जाएंगे ना, उनसे फासला अख्तियार कर लेंगे, फिर आपको वो चीज इतनी पेनफुल नहीं लगेगी। ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस पैदा करने से आपको समझ आ जाएगी कि जो चीज मैं हूं नहीं, उसमें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी टेक्निक हो गई हमारी थॉट से डिस्टेंस अख्तियार करना, उसको एक आने जाने वाली चीज समझना। बादलों की इसमें बहुत अच्छी मिसाल है। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, ऐसे ही मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं और गुजर रहे हैं। तो फिर आपको इतना, आप इतनी टेंशन नहीं लेते उन चीजों की। अ, कौन सी चीजें जिंदगी में चीजों को दो तरह से कैटेगराइज कर लें। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आप फुली अप्लाई कर लेना अपनी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी बड़ी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी जब आप इन ये समझ लेंगे कि आप कौन सी सिचुएशंस या चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी को नहीं कर सकते। आप अपने एक्शंस और रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और मैं किसी एग्ज़ाम या किसी जॉब या किसी असाइनमेंट के लिए या किसी टास्क के लिए, चाहे वो कितना ही मामूली टास्क क्यों ना हो, जैसे खाना पकाना, और वो कितना ही बड़ा टास्क क्यों ना हो, जैसे कोई अहम प्रेजेंटेशन देना, मैंने किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, ये आपके इख्तियार में है। तैयारी करना इख्तियार आपके इख्तियार में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते। आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स होती हैं। हमारा फोकस रिजल्ट्स पे होता है, हमारा फोकस एफर्ट्स पे नहीं होता। सो दोनों में फ़र्क समझें। और मैं अपने वर्ड्स को और अपने एटीट्यूड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हेल्प, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्प और सपोर्ट ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरे लोगों की राय। दूसरे लोगों की राय रियलिटी नहीं होती, हकीकत नहीं होती। वो हमेशा उनकी राय होती है, उनका ख्याल होता है। आपका उससे एग्री करना या ना करना आपके इख्तियार में होता है। आपके पास्ट इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो हो चुके हुए हैं। और फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो अभी हुआ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। और दूसरे लोगों के एक्शंस भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे उनका ओपिनियन आपके कंट्रोल में नहीं होता। और जब ये चीज़ें समझ लेंगे ना, तब भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। बिकॉज आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उन चीज़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जिनकी आप ले ही नहीं सकते। जब आप ये चीज़ समझ लोगे ना, तो फिर आपकी ओवर थिंकिंग डेफिनेटली कम हो जाएगी। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, शुक्र की फीलिंग्स के अंदर आना। ये सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह कहना, आई एम वेरी थैंकफुल कहना, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये पूरी एक कैफियत है, ये एक पूरी स्टेट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। और इस पे भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं कि जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में आते हो ना, ग्रेटिट्यूड के स्टेट में आते हो, आपका इंटरनल बॉडी और आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, आपके न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। जितनी भी
माइंड साइंसेस की प्रैक्टिसेस है ना, उसमें ग्रेटिट्यूड की बाकायदा मेडिटेशंस करवाई जाती हैं। और ये मेडिटेशंस इतनी लंबी होती हैं, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की मेडिटेशन होती है, जिसमें आपने सिर्फ ग्रेटिट्यूड को फील करना होता है, शुक्र को फील करना होता है। यस आई हैव दिस, मैं इसके लिए, आपका जो भी रिलीजन है, कि मैं इसके लिए अपने हायर डिवाइन अथॉरिटी का शुक्रगुजार हूँ। वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो खुदा है, वो जो भी है जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप उसके शुक्रगुजार हैं। सो इमेजिन करें कि आपका माइंड जो है वो एक, वैसे चलिए आप खुद से कीजिएगा ये वाली एक्सरसाइज। क्या आप आंखें बंद करके बैठें और अपने अपने जहन को देखें, वहां पे थोड़ा शोर होगा, तो जैसे किसी कमरे में लोग भरे होते हैं, आवाजें ही आवाजें होती हैं, और फिर आवाजों को कम करना शुरू कीजिएगा, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी, बंद होना शुरू हो जाएंगी। मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज दूंगी, आप बेशक उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, आप फिर वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। लाइव में इसलिए नहीं कराती कि इंटरनेट के बहुत मसले आ जाते हैं, तो वो अपने अपने फ्री, और फिर कुछ लोग अभी बैठ के सुन रहे होंगे, कोई कहाँ सुन रहा होगा, कोई कहाँ सुन रहा होगा, तो सबके लिए एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आना ना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक जो रिकॉर्डिंग ऑडियो होती है, वो फिर आप अपने जब आप फ्री होते हैं उस टाइम आप सुन लेते हैं। तो वो फिर मैं ना आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका माइंड आपके लिए काम करता है, आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा होता, बस आपको उसको सुनना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के तरीके आने चाहिए। तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ओवर द नाइट नहीं आते। यू डोंट नीड टू स्टॉप थिंकिंग, यू नीड टू रिट्रेन योर माइंड। बस ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ओवर थिंकिंग को। फिर वही एक और बात मैं दोबारा यहाँ पे मैम। रिपीट करूंगी कि जब आप, एक मिनट में थोड़ा कंप्लीट कर लूँ ना, फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। जब आप ब्रेन का प्रॉब्लम ओरिएंटेड मोड ऑन करते हैं ना, तो वो आपको प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ के ला के देगा। लेकिन जब आप उसे ये कमांड दोगे ना कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में ये मसले चल रहे हैं, मुझे ये बताओ इन मसलों का हल क्या है, तो फिर वो आपको सोल्यूशंस देगा। ये आप कभी ट्राई करके देखिएगा और फिर आप बताइएगा। जब आप उससे सोल्यूशन मांगोगे तो वो सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करेगा, वो प्रॉब्लम से फोकस ही नहीं करेगा। Your mind is not your enemy. With the right tools, it becomes your greatest friend. आपको आपके साथ काम करेगा मिलके। एंड द वर्क, अच्छा चलें वो देख ली, उसमें गाइडेड हीलिंग ऑडियो मैं आपको, हाँ ठीक है, भेज दूंगी। एंड चलें, अब आप ले लीजिए, आप पूछ लीजिए अपने क्वेश्चंस। कौन क्वेश्चन करना चाह रहा था? जी मैम, हाँ जी मारोज, पूछिए। मैं मुझे ना ये होता है कि जब मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा होता है, एंजाइटी बढ़ रही होती है ना मेरी, मेरे स्टमक में ऐसे लग रहा होता है कोई ऐसे मरोड़ रहा है, ऐसे कर रहा है। और इसे ना कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं खा चुकी हूँ सारा खाना, लेकिन फिर भी मेरा स्टमक ऐसे खाली खाली हो रहा होता है। फिर इन दोनों से मैं कैसे निकलूं, इससे मैं कैसे कंट्रोल करूं? जैसे ओवर ओवर थिंकिंग को थिंकिंग का तो कंट्रोल आपने कहा है करें। ना, जो प्रैक्टिस करना। ओवर थिंकिंग जब आप कर लेती हैं तो फिर वो एग्जाइटी में बदल जाती है। फिर उसके लिए आप ये, जब ये बॉडी सिम्टम आ रही है तो फिर तो ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी अब आपको। जब पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और इस तरह की हैवी सिम्टम्स आ रही हैं, फिर आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ग्राउंडिंग की टेक्निक चले मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। 5 4 3 2 1 होती है एक ग्राउंडिंग की टेक्निक, वो थोड़ी सी डिटेल में बना के ना फिर मैं शेयर कर दूंगी। जी सिद्रा, आपका क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई नेगेटिव चीज हो रही है और आप उसको बोलते जा रहे हैं तो मतलब वो अट्रैक्ट करेगी।
लेकिन अगर हम मतलब नेगेटिव चीज को मतलब नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो फिर वो एक तरह से सप्रेशन में आ जाएगी ना, फिर हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखिए, यही मैंने कहा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं, यही आपके इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपने एक्सप्रेस भी करना है, लेकिन आपने अ, उसमें एक केओस क्रिएट नहीं करना। अब जैसे बच्चा भाग रहा है ना, तो आपने उसे कहना है कि बेटा आराम से, आप गिर सकते हो, ठीक है। अब वो, आप चीख रहे हो, भाग रहे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। ये जो है ना, ये आपने एक बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी ना एक कयास क्रिएट कर दिया। अब वो वर्ड्स में बड़ी पावर होती है, वो चीजें, वर्ड्स हमेशा ये याद रखें, लिखे जाते हैं। ये तो हमारे इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है ना कि आपके मुंह से जो वर्ड्स लिखे निकल रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं। सो वो एक कॉन्क्रीट रियलिटी बन जाते हैं। वर्ड्स के मामले में थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, लेकिन लफ्जों पे ध्यान दें कि लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्रेशन से नहीं रोक रहे आपको। वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स, और ये चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? ग्राउंडिंग टेक्निक्स, जी मैं भेज दूंगी। आप गूगल पिक्सल, आपको पता नहीं आप ग्रुप में हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं अपना, ताकि मैं देखूं आप ग्रुप में हैं। ग्रुप में भेज दूंगी ग्राउंडिंग टेक्निक। और ये ग्राउंडिंग टेक्निक जो होती है ना, 5 4 3 2 1, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है एग्जाइटी के लिए और काफी चीजों के लिए अच्छी। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ। मेरा हाल टॉपिक सबको बड़ा अच्छे से समझ आ गया है। तो लेकिन चीजों को अप्लाई जरूर कीजिएगा। इन 3 टेक्निक्स दी हैं, इनमें से एक भी आप कर लेंगे ना, एक भी, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी आपकी। ओवर थिंकिंग एटलीस्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लूप को तोड़ना सीखें। ठीक है, अब मैं, कोई क्वेश्चन आया है। आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली। ओके, आप, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। अगर आप इन केस आप ग्रुप में नहीं है तो ये मेरा नंबर है, अदरवाइज तो सारे ग्रुप में हैं। ये ले, मैंने अपना व्हाट्सएप शेयर कर दिया आपके साथ, आप मुझसे पर्सनली कर लीजिएगा बात। और अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ ताकि लंबी ना हो ज़्यादा।